नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिन के सबसे बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस में आपका स्वागत है। कुछ देर पहले बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों और यूपी पुलिस में नेपाल बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी सरफराज और तालीम के पैर में गोली लगती है। ये तस्वीरें हम आपको उसी जगह की दिखा रहे हैं। आज तक वो चैनल जो सबसे पहले मौका वारदात पर पहुंचा। फिलहाल दोनों को बहराइच अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अब इस एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि एनकाउंटर से अपनी नाकामी छिपा रही है योगी सरकार। हालांकि आंकड़ों की जुबानी कहें तो 2003 से 2007 के मुलायम सिंह के कार्यकाल में मौजूदा बीजेपी सरकार से 2 गुना से भी ज्यादा एनकाउंटर्स हुए थे। बहरहाल सवाल है कि क्या यूपी पुलिस एनकाउंटर के नाम पर कानून व्यवस्था की नाकामी छिपा रही है, या विपक्ष हंगामा मचाकर एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को संतुष्ट संजोने की कोशिश कर रहा है। हल्ला बोल में इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। ये मौका वारदात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार ये तस्वीर आपको पूरी तरह से समझा देते हैं। दरअसल देखिए, ये 2 लोग सरफराज, और एक बार सुना देते हैं आपको। पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, के घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। अभी ये प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में विस्तृत बाइट एसपी बहराइच के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और हमारी फोर्स पूरे जिले में जो सेक्टर स्कीम लगाई गई थी उसके तहत कार्रवाई कर रही है। और पहले दिन जो हिंसा हुई थी उसके बाद से किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी गई है और सख्ती बरती जा रही है। और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो माहौल गड़बड़ करने की कोशिश अगर की है तो हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। सर, इसमें एक ये बात आ रही थी कि शायद ये कहीं भागने की फिराक में थे, जिसकी वजह से पुलिस के साथ में इनका क्लैश हुआ, ऐसा भी कुछ था? कुछ ये क्या भागने की फिराक में थे बाहर ये आरोपी? हाँ, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे मुझे जो बताया गया है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इन्होंने जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था उसको छिपा रखा था। तो उसकी रिकवरी में के लिए ये भागने के प्रयास में थे। उस दौरान ही ये गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और पुलिस की तरफ से भी सर कोई घायल हुआ, या पुलिस ने अपने बचाव में पुलिस को? ये प्रारंभिक सूचना है और जैसा मैंने बताया एसपी बहराइच के द्वारा इसके बारे में डिटेल्ड प्रेस को ब्रीफिंग तत्काल की जाएगी। थैंक यू सर। तो डीजीपी प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि 2 सरफराज, ये जो 2 लोगों को आप तस्वीर में देख रहे हैं, सरफराज अब्दुल हमीद का बेटा है, जो कि मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है। बहराइच में एनकाउंटर का घायल जो सरफराज है वो अब्दुल हमीद का बेटा है, और एक तालीम, मोहम्मद तालीम दूसरा व्यक्ति है। ये मौका वारदात की जगह है जहां पर दोनों को गोली लगी है। पुलिस का ये कहना है कि इनको हथियारों की बरामदगी के लिए वहां ले जाया जा रहा था। ये लोग नेपाल बॉर्डर की तरफ, ये पूरा इलाका जो आप देखें आगे बढ़ते हुए नेपाल की सरहद को छूता है, वहां पर हथियारों का इन्होंने इस्तेमाल करके पुलिस पर हमले की कोशिश की। ऐसे में उनको गोली मारी गई और पैर में ये गोली मारी गई है। सरफराज को भी और मोहम्मद तालीम दोनों को पैर में गोली लगी है। वहीं की आप तस्वीर देख रहे हैं, और वहां से फिर दोनों को ले जाया गया है अस्पताल। लोकल अस्पताल में पहले प्राथमिक इलाज के बाद इनको सदर अस्पताल ले गया है, जहां पर गोली हटाने की प्रक्रिया चल रही है। बहरहाल शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद कुमार जैन फॉर्मर डीजीपी यूपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचकुला में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान थे, और इधर उत्तर प्रदेश में बहराइच कांड के आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आज तक पर इस बात की पुष्टि की कि कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान गोली लगी है। इस बाबत पूरी जानकारी दे रही हैं एसपी बहराइच।
मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू। इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि दोनों आरोपियों को पैर में गोली लगी। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है। बहराइच की सीमा के अंदर ही हुआ है। ये नानपारा से एक बड़ी नहर पड़ती है, बड़ी नहर के आगे नेपाल जाने का रास्ता है, वहीं पर ये लोग जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर 2 लोगों ने जवाबी हमला किया। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। आज ही हिंसा का नया वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में देखिए, छत पर ही रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। रामगोपाल हरे झंडे को हटा रहे थे, तभी उसे गोली मारी गई। वो छत पर गिर गए। जब उनके शव को छत से नीचे लाया जा रहा था, उस वक्त भी फायरिंग हुई, पथराव हुआ। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम बताते हैं, क्योंकि आज तक के पास अब तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। पूरा मामला सिर्फ 15 मिनट का है। 15 मिनट के दौरान ही वो सब कुछ हो गया जो बहराइच को हिंसा की आग में झोंकने के लिए काफी था। 36 घंटे बहराइच बंधक बना रहा, हिंसा हुई, उपद्रवी बेलगाम होते रहे। बहराइच हिंसा से जुड़े 3 वीडियो आज तक के हाथ लगे हैं। पहली, इस तस्वीर में बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी आपको दिख रहे हैं। आरोपी नंबर 1 अब्दुल हमीद, आरोपी नंबर 2 रिंकू उर्फ सरफराज, आरोपी नंबर 3 फहीम। ये तस्वीर फायरिंग से पहले की है। ये चारों जुलूस को मकान की छत से देख रहे थे। इन्हीं चारों ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की, ऐसा आरोप है। ये उस वक्त का वीडियो है जब मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस उस घर के सामने खड़ी होती है जहां से उपद्रव की शुरुआत हुई। डीजे बज रहा था, दूसरा समुदाय डीजे रोकने को कहता है, पहला पत्थर चलता है। जुलूस में शामिल लोग पुलिस को पत्थरबाजी रोकने के लिए कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मीडियाबाजी करने आए या अपनी मांग रखने आए। मांग रखने आए तो कृपया शांति से रखिए। अब ये वीडियो, ये दूसरा एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। इस घर पर टंगे मजहबी झंडे को उतारने मृतक रामगोपाल मिश्रा पहुंचते हैं। वो पड़ोस का मकान फांद कर पहुंचते हैं, झंडा उतारते हैं, तभी गोली चलती है और वो गिर पड़ते हैं। अब तीसरा एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। रामगोपाल मिश्रा की हत्या की खबर फैलती है। फायरिंग की आवाज सुनने के बाद रामगोपाल का भाई ऊपर पहुंचता है, भाई के शव को नीचे लाता है और फिर देखते ही देखते पूरे बहराइच में हिंसा भड़क जाती है। 36 घंटे तक बहराइच मजहबी उन्माद की आग में जलता रहा। अब इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें से 2 के एनकाउंटर में पैर में गोली लगने की खबर है। बहराइच से आशीष श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। इससे पहले कि हम तमाम मेहमानों के पास जाइए, सीधे लिए चलते हैं आपको बहराइच इस वक्त, बल्कि उस जगह पर, मौका वारदात पर जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। आशीष हमारे सहयोगी सबसे पहले आज मौके पर पहुंचे थे। आशीष, जल्दी से अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किन परिस्थितियों में यह एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि आप पहले गए थे, अब तो खैर लग रहा है अंधेरा हो गया, पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं। कैसे क्या हुआ? देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि ये वो स्थान है और जो बहराइच से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और नेपाल से महज 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पुलिस
का जिस तरीके से दावा किया गया उनको लेकर आई थी, यानी सरफराज और तालिब को यहाँ पर लेकर आई थी रिकवरी कराने के लिए कि जो हथियार यूज किए गए, हिंसा में प्रयोग किए गए थे, उनको यहाँ पर छुपा रखा था, उसको रिकवरी को लेकर आई थी। और जैसे ही यहाँ पर लेकर आती है, आप देखेंगे थोड़ा सा जंगल है, जो कि रात का एरिया हो गया है, तो जंगल एरिया में यहाँ पर लेकर आई थी और जैसे ही उनको यहाँ पर रिकवरी के लिए लाती है और वो पुलिस पर भी अटैक करते हैं और उसी दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और दोनों के पैरों में गोली लग जाती है। पुलिस 5 आरोपियों को, यानी कि तालिब और सरफराज के साथ 2 लोगों जिनका इनकाउंटर हुआ, गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन आप महज समझिए कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर नेपाल है और 40 किलोमीटर दूर बहराइच जहाँ हिंसा हुई थी, तो आरोपी नेपाल भी भागना चाहते थे। इसी वजह से उस हथियार को यहाँ पर छुपा के रखा था, इस जगह पर जहाँ पर कोई नहीं आता है, दूर दूर तक सन्नाटा रहता है और ये पूरा एरिया एक कनेक्टिंग रोड नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर वो पहुंचे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। साजिशकर्ता मुख्य रूप से यही थे। ठीक है, बस एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था। ये सरफराज अब्दुल हमीद का ही बेटा है जो कि एक ज्वेलरी की दुकान अपने 5 रूम वाले घर से आगे से चलाता है। सरफराज अब्दुल हमीद का बेटा है जो कि मुख्य आरोपी है। ये तालिब कौन है? क्योंकि ये जो एफआईआर है, ये जो एफआईआर है उसकी कॉपी मेरे पास है, इसमें ऐसा नाम कोई दिख नहीं रहा है जिसमें तालिम, क्योंकि इसमें अब्दुल हमीद का नाम है, सरफराज का नाम है फहीम, राजा उसाहिर खान, ननकऊ का नाम है, मारूफ अली का नाम है और 4 अज्ञात है। अब देखिए अंजना, इसमें जो तालिब है वो इसी दंगे में शामिल है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, हालांकि उसका नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो मेन इसी में रहा है, साजिशकर्ता में। और मुख्य हामिद का बेटा ही सरफराज उर्फ रिंकू है, जो उस दौरान छत पर भी खड़ा था और साफ तौर से आरोप है कि उसी ने कहीं ना कहीं ये दंगे की शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं हामिद जो मुख्य आरोपी, उसको गिरफ्तार किया और उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया इनकाउंटर के बाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, सुप्रिया श्रीने जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद कुमार जैन फॉर्मर डीजीपी यूपी के। शहजाद पूनावाला जी, अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए यह एनकाउंटर योगी सरकार ने किया है, आपका जवाब? देखिए, एनकाउंटर के नाम पर दंगाई बचाओ अलायंस फिर से काम पर। अभी हमने पुलिस का ऑफिशियल वर्जन एक नहीं 3 बार सुना। यूपी एसटीएफ से सुना, एसपी बहराइच से सुना, डीजीपी से सुना, पर पुलिस की बातों पर यकीन नहीं करना है। और ये वही मंडली है, आपको जब याद होगा कि मिश्रा जी के ऊपर जब 25 से 30 छर्रे फायर किए गए और उनकी निर्ममता से हत्या की गई, तो अखिलेश जी से जब 2 दिन पहले बयान पूछा गया उनका, तो उन्होंने कहा कि डीजे का म्यूजिक किस प्रकार का था, मस्जिद के सामने म्यूजिक क्यों बजाया गया, एसटी हसन ने बोला उकसाया क्यों। मतलब कि जिस व्यक्ति को निर्ममता से मारा गया है 20-25 गोलियां, उसके विषय में तो ये तर्क कुतर्क एक्शन रिएक्शन देने लगे। पर अगर पुलिस जवाबी फायरिंग कर दे तो पुलिस की जवाबी फायरिंग पर भरोसा नहीं। अजय राय जी ने भी बोला है ये फेक एनकाउंटर है। वैसे तो इसमें आपको प्रोटोकॉल पता है कि एनएचआरसी की जांच और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नॉट गवर्नमेंट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जांच होती है, उसके बाद ही निर्णय होता है। पर देखिए ये वो गठबंधन है। सर्जिकल स्ट्राइक पर डीजीएमओ ने प्रूफ दिया, क्या बोला, सबूत दिखाइए। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एयर चीफ मार्शल ने बोला, क्या बोला, चील कौवे मरे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उसमें से एक ने नक्सलियों को जब छत्तीसगढ़ में वो एनकाउंटर हुआ तो शहीद बोलने का काम सुप्रिया श्रीनेत्र ने बोला था। सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोला था। यूपी एटीएस ने जब अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया तो अखिलेश जी ने बोला यूपी एटीएस पर मुझे भरोसा नहीं है। बाटला हाउस पर सोनिया जी फूट फूट कर रोई थी। वर्दी पर सवाल उठाना और वोट बैंक के लिए वर्दी पर चोट करना, ये उनकी पुरानी आदत है। मैं आपको उसका एक उदाहरण भी दे देता हूँ, सुनिए। ये सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद हैं। नक्सली इनके लिए शहीद है। ये कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और जो मारते हैं एनकाउंटर में, जब एक स्थिति पैदा हो जाती है तो वो दरअसल हत्यारे हैं। ये कांग्रेस की ऑफिशियल सोच है। आखिरी में मैं बताना चाहता हूं, आप इनसे पूछिए, अभी तो 3-4 दिन पहले के ही केसेस में आपके पास आता हूं, जब डीजे हल्दी और बीजे हल्दी, जिसमें कोर्ट राहत नहीं दे रही है, बंगलुरु के राइट्स की बात कर रहा हूं, वहां पर एमआईएम के केस खत्म किए जाए दंगाइयों के, ये बीके हरिप्रसाद का बयान।
हुब्बली राइट्स में दंगाइयों के केस एमआईएम के खत्म किए, क्योंकि वहां पर रिश्ता करना है नया कायम उनको। 175 एसडीपीआई के दंगाइयों के केस इन्होंने खत्म किए। ताहिर हुसैन पर जब आरोप लगे थे तो इसकी पूरी मंडली ने कहा था कि मुस्लिम है इसलिए परेशान किया जा रहा है। जावेद अख्तर जैसे लोगों ने भी कहा था। फिर कोर्ट ने आज तक ताहिर हुसैन को राइट्स के लिए कोई बेल नहीं दी है। टीएमसी ने जब रामनवमी के दंगे हुए थे बंगाल में तो हिंदुओं पर दोष डाला था, कहा था कि मुस्लिम इलाके में क्यों गए। गणेश विसर्जन पर जब हमला हुआ अभी कर्नाटका में तो वहां के होम मिनिस्टर ने बोला कि ये एक्सीडेंटल है, मतलब कि 52 लोग हथियार से मारे गए, उनके ऊपर चोट हुई, पत्थर बरसाए गए और कर्नाटका के होम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, ये एक्सीडेंटल है। तो मुझे लगता है कि आज सोच बहुत साफ है कि वोट बैंक का मिलेगा वोट, वर्दी पर करो चोट, इसीलिए ये सब लोग जो है ये इकट्ठा हो जाते हैं पुलिस पर सवाल खड़े करने के लिए। रिपोर्ट सुप्रिया जी, कोई खास वजह है कि हम पुलिस की बात पर ना भरोसा करके जो दूसरा हिस्सा है उस वर्जन पर विश्वास करें? और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव तो सामने आए लेकिन कांग्रेस पार्टी से अभी किसी का बयान ऑफिशियली मुझे नहीं दिखा है। क्या है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पर, इस एनकाउंटर? अजय राय का आया अजय राय का आया हुआ है, ठीक है। अजय राय की अगर बाइट हो तो अजय राय का बयान आ चुका है। ठीक है। अंजना जी, मैंने आपकी रिपोर्ट बड़ी ध्यान से सुनी और मेरे बारे में कुछ झूठ भी कहा गया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना टाइम भी बर्बाद करूंगी इनके मुंह लगकर, लेकिन आपकी रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई। वो बातें कहने से, उनका जवाब देने से पहले मैं दो चीजें कहना चाहती हूं। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सत्र का तुरंत आपातकाल सेशन बुलाना चाहिए और एक पारित करना चाहिए, एक लाइन का अध्यादेश पारित करवाए वो और यहां पर भेज दें कि उत्तर प्रदेश के सारे न्यायालय, सारे सेशंस कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की दोनों बेंचें बंद हो जाएंगी और अब यूपी के एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश वो न्याय प्रक्रिया चलाएंगे, क्योंकि न्याय का अबॉर्शन यूपी में लगातार हो रहा है। मैं इससे पहले कि कुछ और बोलूं, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को दूषित करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। असलियत यह है, और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में, असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तो वो है जो चप्पल पहनकर एनकाउंटर कर देती है भाई, ऐसी गजब पुलिस फोर्स है। उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तो वो है और ये मैं डंके की चोट पर कहती हूं, रामगोपाल मिश्रा की हत्या दुखद है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी समाज में हत्या और हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन उनकी हत्या सरकार, पुलिस और प्रशासन के चलते हुई, ये कहने में मुझे जरा सा भी संशय नहीं है। और इसलिए नहीं है, आप रूट जानते थे, उस रूट की रेकी हुई थी, उसके बाद वहां पर कैसे उन्माद हो गया, विच हेड रोल्ड, किस एसपी का तबादला हुआ, किस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बर्खास्त किया गया। हत्या होने के बाद अगले दिन वहां पर आगजनी हो रही है, वहां पर दुकानें जलाई जा रही हैं और शाम को उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आकर, मतलब महकमे का दूसरा सीनियर मोस्ट अधिकारी आकर गन लहराते हुए कहता है रोको रोको, मारो मारो। ये कहां ले जा रहे हैं हम पुलिस व्यवस्था को? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपको ये भद्दी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लगती है कि एक के बाद एक ऐसा होता जा रहा है? कहां जा रही है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? ये इस पुलिस का रवैया हमने हाथरस में भी देखा है, इस पुलिस का रवैया हमने लखीमपुर में भी देखा है। तो मेरा मुंह पुलिस पर मत खुलवाइए, लेकिन मैं ये बिल्कुल मानती हूं कि ये प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी थी, उनके चलते सरकार की नाकामी है कि ये हत्या हुई और उसके बाद ये उन्माद भड़का। और आज, और ये बात मैंने समर्थ की रिपोर्ट में सुनी, 40 किलोमीटर दूर वो जगह बहराइच से है जहां वो लोग रहते हैं, 15 किलोमीटर दूर नेपाल से है। भद्दी स्क्रिप्ट वालों को यह तो सोचना चाहिए था कि 40 किलोमीटर दूर आके उन्होंने पहले असला छुपाए, फिर घर वापस चले गए। पुलिस ने क्या किया? क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों नहीं तोड़ैया करी ढंग से? और अगर इसी तरह से कानून व्यवस्था चलेगी तो आप न्यायालयों पे ताला लगा दीजिए, क्योंकि आप वस्तुतः वही काम कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड शहजाद जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी के पास जाएंगे पहले, लेकिन सुना देते हैं। एक सेकंड, मैं आऊंगी शहजाद जी, जल्दी से आपको सुना देते हैं। जब उनको वहां से ले जाया जा रहा है, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, तो कुछ आवाजें भी वहां पर है। मुझे लगता है कि वो वीडियो हमें अपने दर्शकों को दिखानी चाहिए। चलाइए। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो।
गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो गाड़ी खो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो गाड़ी खो। पुलिस वालों की बातचीत है वहां पर अनुराग भदौरिया जी, और जो पुलिस वाले नहीं कह रहे हैं, क्या अब आप ये कहेंगे कि जो आरोपी हैं वो भी फिक्स्ड हैं, क्योंकि वो खुद मान रहे हैं इसमें कि हाँ हम लोगों ने हमला किया, हम लोगों से गलती हुई। उन्होंने कहा कि इतने प्यार से तुमको यहां पर लेकर आ रहे थे, पुलिस वाले कह रहे हैं भरोसा नहीं था कि तुम लोग ऐसा करोगे, और वो कह रहे हैं। एक बार फिर से सुनाते हैं, उसके बाद अनुराग जी आप इस पर जवाब दीजिएगा। क्या वजह है कि हम पुलिस को ही शक की निगाह से देखते हैं? वो बता रहा है, वो खुद मान रहा है। एक बार फिर से सुनाइए। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो गाड़ी खो। गलत काम कर रहे हो तुम। सीन ऑफ क्राइम या एनकाउंटर की ही जगह पर ये बातचीत है। पुलिस वाले उनसे कह रहे हैं, जब वो बिल्कुल मतलब गोली लगने के बाद उनको टांग कर वहां से ले जा रहे हैं, वो खुद ही मान रहे हैं हमने सोचा था फायर करके यहां से भाग निकलेंगे। अनुराग जी, फिर भी पुलिस पर नहीं भरोसा? पुलिस पे कैसे भरोसा कर ले? वो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस पे। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? जब वहां जुलूस निकल रहा था उसके पहले एलआईयू क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था वहां पे? जब उन्हें पता था कि सेंसिटिव है, हम विसर्जन के लिए जा रहे हैं, क्या वहां पे कैसे पत्थर आ गए? कैसे वहां पे उन्माद फैल जाएगा? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया? उनकी नाकामी की वजह से, उनकी गलती की वजह से राम गोपाल मिश्रा जी की डेथ हुई है। अगर ये उन्होंने पहले इसको रेकी कर ली होती, पहले इस पे कार्रवाई कर ली होती, पहले ठीक से सब सारी व्यवस्था पुख्ता कर ली होती, तो हमारे बीच में आज राम गोपाल मिश्रा होते। 6 महीने पहले शादी हुई थी, कितनी उम्र थी उसकी? 21-22 साल का लड़का। कौन है व्यक्ति जिसने उसको भड़काया? कौन है व्यक्ति जिसने उसको उकसाया, जिसको उकसाने पे वो छत पे चढ़ा? उसका भी पता चलना चाहिए ना, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस सिस्टम जिस तरह की नफरत की राजनीति बीजेपी की सरकार करना चाहती है, जिस तरह का उन्माद, भाई दंगा हो गया, कैसे दंगा हो गया? और फिर ऊपर से कह रहे हो कि नहीं कोई पिस्टल लेके भाग रहा है, कोई बंदूक लेके भाग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इनकाउंटर कोई समस्या का समाधान क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बना रखा है क्या? हर बात में इनकाउंटर करेंगे, लेकिन इनकाउंटर के पहले सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं करेंगे। अगर आपने उस समय सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली होती जब जुलूस निकल रहा था, ना राम गोपाल मिश्रा की डेथ होती, ना इनकाउंटर करने की जरूरत पड़ती। इसके मतलब आप क्या गेम कर रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर में? क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में? पहले यहाँ उन्माद फैलेगा, उसके बाद इनकाउंटर होगा, उसके बाद फिर चुनाव आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो वहां घर जले, जो वहां गाड़ियां जली, जो वहां मोटरसाइकिल जले, ट्रैक्टर जलाए गए, उसके जब हत्या हुई उसके बाद क्या पुलिस ने उन पे रिकवरी की नोटिस लगाई? क्या उन लोगों पे जिन्होंने घर जलाए, जिन्होंने घर में घुस के सामान जला दिया, क्या उस पर कार्रवाई हुई? क्या उन लोगों को अरेस्ट किया गया? क्या उन लोगों को जेल भेजा गया? क्या रिकवरी नोटिस भेजी गई? ये भी तो पता चलना चाहिए ना। ये जो भाई बीजेपी की सरकार है, जब बोलोगे बटोगे तो कटोगे, इस तरह का माहौल, ये अपने लोग हैं दोनों तरफ के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे अपने। हो सकता है बीजेपी के अपना ना मानते हो, हम तो हमारा राम गोपाल मिश्रा भी हमारा अपना है, और जिनके साथ अन्याय होता है वो भी मेरे अपने हैं। ये हिंदुस्तानी लोग हैं, और हिंदुस्तानी लोगों का खून बह रहा है, और हम लोग बैठ के डिबेट करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। बताइए कौन सा नेता का बेटा उसमें पकड़ा जाता है? बीजेपी का नेता का बेटा आपने कहा कि राम गोपाल मिश्रा भी हमारे थे, और जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है वो भी हमारे हैं। वो किसके बारे में आप रेफर कर रहे हैं? जिनके अन्याय मतलब जिनके साथ अन्याय होता है। मैं एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनका घर जलता है वो हमारे नहीं है क्या? जिनका घर जला दिया जाता है, जिनके घर का यहाँ पे आपने एक डेटा है, बस अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस सीएम के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कितने एनकाउंटर हुए हैं। वो ग्राफिक्स है हमारे पास, जल्दी से दिखा देते हैं। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव 2003 से 2007 तक, और ये फैक्ट्स है, ये नंबर्स है, इसमें किसी के कहने किसने क्या कहा नहीं कहा नहीं है। ये है 499। मायावती 2007 से 2012 261। अखिलेश यादव 2012 से 2017 40। योगी आदित्यनाथ 2017 से लेकर अब तक 208। तो अगर इस नंबर को हम देखें अनुराग जी, तो मुलायम सिंह यादव जी के राज में तो 499 एनकाउंटर्स हुए थे।
तो इस नजरिए से अगर देखें तो क्या ये एनकाउंटर्स इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि पुलिस नाकाम थी, पुलिस किसी की वजह से किसी के दबाव में काम कर रही थी? कभी आपने देखा हुआ इनकाउंटर का काउंटर कभी आपने सुना था क्या इसके पहले? जिससे मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ उसके बाद आवाज उठी तो आपने वहां पे अनुज सिंह का इनकाउंटर कर दिया। भाई ये इनकाउंटर तो कब आपने देखा इस देश के अंदर में? जवाब दीजिए, पहली बार देखने को मिल रहा है। जवाब दीजिए, बात कर रहे हैं दोनों के आरोपों का जवाब दीजिए शहजाद जी, उसके बाद मैं जाऊंगी जैन साहब के पास। शहजाद जी दोनों के आरोपों का जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी जैन साहब। अंजना जी केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट, केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों का एनकाउंटर यहाँ पर कोई जुबानी फायरिंग से ना कर दे, आप मुझे प्रोटेक्ट कर देना, बस उतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए अभी बोलते बोलते क्या कह गए कि हमें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं और जो दंगाई है उनको, उनके साथ अन्याय हो रहा है उनको पकड़कर, ये दोनों बातें उन्होंने एक ही श्वास में कही है। इनको तो आतंकियों पर भरोसा है भाई। 2012 के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आतंकी छोड़ेंगे लिखा, फिर छोड़ने लगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाया और बोला कि आज छोड़ा है कल पद्मश्री अवार्ड देंगे। क्या अंजना जी ये देखो एनकाउंटर शुरू हो गया इनका, जुबानी एनकाउंटर। अंजना जी एक अच्छी व्यवस्थित डिबेट हो, मैंने दोनों लोगों को शांति से सुना, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका ऑडियो आएगा नहीं तो कट क्या आ रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, इंतजार कीजिए, मैं जवाब लूंगी आपसे। उन्होंने कहा था कि हम भी अपने मौके का इंतजार करते हैं। रामगोपाल मिश्रा भी हमारे थे और जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो भी हमारे थे। दंगाइयों के साथ अन्याय हो रहा है ये उन्होंने नहीं कहा था, मिसकोट मत कीजिए। तो मैं वही, चलिए मैं पूरा कोट कर देता हूं कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, मतलब कि रामगोपाल मिश्र की गलती ये थी कि उसने एक हरा झंडा उतारा, तो उसकी गुस्ताखे झंडे की एक ही सजा गोली मार देना, उसकी गलती थी। चलो मान लेते कि मस्जिद के सामने म्यूजिक बजा रहा था, तो गुस्ताखे म्यूजिक और गुस्ताखे डीजे की एक ही सजा कि गोली मार दोगे, वो अन्याय है क्या? उनके साथ अब जो कार्रवाई हो रही है इन लोगों के ऊपर, तो ये अन्याय है। न्याय क्या है कि अगर आप म्यूजिक बजा दोगे मस्जिद के सामने, डीजे बजा दोगे, तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। हरा झंडा उतार, मान लो उतार दिया उसने, तो गोली मार के जान ले लोगे, ये संविधान की बात है क्या? दूसरी बात, मुझे अपनी पूरी बात रखने दीजिए, काफी सारे सवाल थे। अभी सुप्रिया जी ने बोला कि न्याय का अबॉर्शन किया जा रहा है। सुप्रिया जी, महाराष्ट्र में संजय राउत ने, अब जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो ऑन रिकॉर्ड आज तक पे स्टेटमेंट चला है, उन्होंने बोला मर्द, मैं कोट कर रहा हूं, मर्द हो तो बाबा सिद्दीकी के हत्यारे का एनकाउंटर करो। क्या वो न्याय का अबॉर्शन करवाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में 10 साल की जो कांग्रेस की सरकार चली, 622 एनकाउंटर हुए और सबसे ज्यादा एनकाउंटर प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले, विजय सालास्कर, रविंद्र आंगले, सचिन वजे, जिनको ये बचा रहे थे, बोल रहे थे ओसामा से तुलना मत करो, महाराष्ट्र नंबर 1 था इन एनकाउंटर्स में। और उनकी सरकार जो है कहती थी कि एनकाउंटर बिल्कुल सही हो रहा है। ये उनका एनकाउंटर का हिस्ट्री। अभी आपने बताया कि मुलायम सिंह जी के जमाने में 499 एनकाउंटर डेथ्स हुई, मायावती जी के जमाने में 261 एनकाउंटर डेथ्स हुई और योगी जी के 7 साल के कार्यकाल में 200 या कुछ ऐसी एनकाउंटर डेथ्स हुई। तो वो एनकाउंटर सेक्युलर एनकाउंटर, और आज जो एनकाउंटर हो रहा है उसमें जाति धर्म अपराधियों की ढूंढकर कि ये एनकाउंटर जो है वो गलत है। अच्छा, तीसरी बात, अभी सुप्रिया जी ने बोला कि रूट की यात्रा पर, सुप्रिया जी चलिए मान लेते उस बात में आपके तर्क भी है, रूट की यात्रा पर क्या कमियां रही, पुलिस प्रशासन से बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए। पर सुप्रिया जी एक बार तो बताइए, आप तो उदारवाद का सबसे बड़ा ठेका लेकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस घूमता है, तो बताइए ये मुस्लिम एरिया क्या होता है जहां पर हिंदू यात्रा निकले, चाहे बंगाल में निकले, चाहे तेलंगाना में निकले, चाहे कहीं और निकले, तो पथराव होना जरूरी है? ये पत्थर कहां से पहले से जमा हो जाते, चाहे बंगाल में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे बहराइच में हो? ये हथियार कहां से जमा हो जाते हैं? और जब हथियार इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होती है तो एमआईएम के केस कौन वापस लेता है? तब ये कर्नाटका में हिंसा हुई, वो एक्सीडेंटल था, ये कौन सा होम मिनिस्टर तक जो हिंसा हुई उसकी संभालने की जिम्मेदारी ना तो कांग्रेस की थी ना समाजवादी पार्टी की, उसको संभालने की जिम्मेदारी तो आपकी पार्टी की सरकार की ही थी ना। बिल्कुल बात सही है, फिर क्यों नहीं नियंत्रित कर पाई पुलिस? बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। सुनिए तो मैं आपको वही तो बता रहा हूं, 2 देश में मॉडल है अंजना जी, और एक बार आज तक जो है दोनों मॉडल्स की तुलना भी करें। एक मॉडल यह है कि मांड्या डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के 52 लोग गणेश पूजन यात्रा के समय पर उन पर हमला होता है, होम मिनिस्टर आकर कहता है कि यह एक्सीडेंटल था, एमआईएम के केस वापस होते हैं, दंगाइयों के केस वापस होते हैं, यहां पर दुर्भाग्यपूर्णवश यहां पर एक हत्या होती है,
उनकी पत्नी, जिसके बारे में अनुराग जी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके साथ कठोर से कठोर व्यवहार होना चाहिए। उनको पकड़ा जाता है और पकड़ते समय जब उनसे बरामदगी के लिए ले जाते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, किसी के ऊपर कोई ढिलाई नहीं होती है। तो यहां पर ये जो है, ये तो पुलिस व्यवस्था पर सवाल, जो होम मिनिस्टर क्लीन चिट दे दे दंगाइयों को, वो तो बहुत अच्छा है। और मैं फिर से सवाल दोहराता, और क्योंकि एक लास्ट बात, सुप्रिया जी ने मुझ पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा मैंने उनके बारे में झूठ बोला है। 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। 10 सेकंड। हाँ, सुनिए ये सुप्रिया का बयान। छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, एनकाउंटर हुआ, सुप्रिया का बयान, जैसे अनुराग ने अन्याय होता है ना इन लोगों के साथ कहा था, ये सुनिए। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। सुरक्षाकर्मी केवल घायल हुए थे, कोई हमारे पुलिस वाले या सीआरपीएफ के लोग की जान नहीं गई थी। मरे केवल नक्सल आतंकी थे। उनको सुप्रिया ने नक्सली को शहीद बोला था। सुप्रिया श्रीनेत, आपने 20 सीट आएगी बीजेपी की ये बोला था और फिर नाम बदलने की बात की थी। बात आप बदलती है, झूठ आप बोलती है। मैं शहजाद पूनावाला हूं, अपनी बात को कभी मैं चूंकि आप पर डायरेक्ट अटैक है सुप्रिया जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद ही मैं जैन साहब आपके पास फौरन आऊंगी। नहीं, मैं बहुत एक खबर आ रही है, थोड़ा सा रुक जाइए एक सेकंड। ये खबर है, बहराइच मुठभेड़ पर ओवैसी का योगी पर निशाना। एआईएमआईएम अध्यक्ष ने सीएम की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। सीधा हमला उन्होंने किया है योगी आदित्यनाथ पर। पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं। पुलिस से एनकाउंटर का सीएम की ठोक देंगे नीति के बारे में ही सब जानते हैं, ये उसी का उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ पर यह असदुद्दीन ओवैसी का हमला है। बोलिए सुप्रिया जी। यहाँ पर कौन कितना अपनी बात पर टिका रहता है। अगर उसका दूध का दूध पानी का पानी करने आ जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था, और वो बातें अगर अब मैं यहाँ पे सुनाने लगूं तो थोड़े शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिए जैसे आपने उनको दिए थे, क्योंकि ये बात सुनानी जरूरी है। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया आज तक। मोदी जी को हिंदू का सर्टिफिकेट बांटते थे, अब जाके उनकी चरणवंदन करें। उससे मुझे ये बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक ओछी हरकत करी, मुझे लगा दोबारा से ओछी हरकत इनके साथ में होनी चाहिए। दूंगी, बीच में मत बोलिए, मैं दूंगी मौका, उनको पूरा कर लेंगे। अंजना जी देखिए, एक मॉडल है, और वो मॉडल क्या है? वो मॉडल है कि नफरत की एक आग लगाई जा रही है। आप मसीह के विधायक हैं, ट्रिपल मर्डर के अक्यूज है सुरेश्वर सिंह, उनका बयान सुन लीजिए पिछले 72 से 96 घंटे का। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन हिंसा भड़काना चाहता है। एक और भी बात है अंजना जी, और थोड़ी मैं बहुत ये तल्ख चीज बोलने जा रही हूं, बुरा मत मानिएगा इसका। हर व्यक्ति को संवेदनशील वक्त पर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, और जिम्मेदारी दिखानी जरूरी है। मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में कहा, राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं था, चाहे उसके पहले कुछ भी हुआ हो। हत्या सर्वथा गलत है, हिंसा बिल्कुल नहीं हो सकती है। लेकिन मैं उसी तर्क में पूछना चाहती हूं, ये कौन लोग थे जिन्होंने कल और परसों लगातार फैलाया कि उनकी हत्या की विभत्स चीजें दिखा दी आपके चैनल पर? और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, आपके चैनल पर रात को 9 बजे व्हाट्सएप पढ़कर पूरा शो कर दिया गया, और आज बहराइच पुलिस ने उसका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्या माफी मांगेंगे आपके एंकर आज रात को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आकर व्हाइट की माफी मांगेंगे? मैं पूछना चाहती हूं ये बात। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगी, एक फेल्ड स्टेट एनकाउंटर करती है, चाहे किसी ने कितने एनकाउंटर किए हो। एनकाउंटर का मतलब है पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, एनकाउंटर कर दो। असलियत यह है, महाराष्ट्र को आप ले आए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, महाराष्ट्र में 32 mm की पिस्टल जो है वो किसी भी लाइसेंसधारी को मिल जाती है। 9 mm की पिस्टल सिर्फ पुलिस को और सेना के लोगों को मिलती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 9 mm की पिस्टल से हुई। कौन जवाब देगा महाराष्ट्र में कि उसके पास ये पिस्टल ऐसे लड़कों के पास कैसे पहुंची? गांव देहात के गरीब लड़के आकर हत्या करके निकल गए 9 mm की पिस्टल से, कोई जवाब नहीं है। असलियत यह है अंजना जी कि पूरा एक मॉडल है, और मेरा अपना मानना है डीजे बजे उससे कोई इतना उत्तेजित हो जाए गलत है, छोड़िए उसको। लेकिन
उन डीजो पर क्या बज रहा है, ये हमारे सभ्य समाज पर धब्बा है। मुझे आज भी वो दिन याद है और मुझे अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में केस हुआ था, हजरतगंज चौराहे पर इतने भद्दे गाने बज रहे थे जिस दिन राम मंदिर का अनावरण हुआ था। वो गलत था, वैसे ही ये भी गलत है। लेकिन मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहती हूं। योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चलाने में यकीन रखते हैं, ठोको ठोक दो सबको। बीएचयू आईआईटी के रेपिस्ट को नहीं ठोक पाए, जिनका माला पहनाकर स्वागत हो रहा था। ब्रजभूषण सिंह को नहीं ठोक पाए, कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं ठोक पाए, रामदुलार गोंड को नहीं ठोक पाए। असलियत यह है कि आपकी नाक के नीचे आपकी पुलिस सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इस समय यूपी में पुलिस कर रही है। जैन साहब, अब एक बार जैन साहब से मुझे प्रतिक्रिया लेने दीजिए। जैन साहब, माफी के साथ मुझे एहसास है इस बात का कि बहुत देर से मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन हम वीडियो भी दिखा रहे हैं और वो वीडियो के साथ एक बार जैन साहब को आप दिखाइए, उसमें पूरा कॉन्वर्सेशन है। लेकिन आप देख रहे हैं विपक्ष इसको लगातार ये कह रहा है कि ये यूपी सरकार में, योगी सरकार में पुलिस ऐसा काम कर रही है। और हमने इसको, चूंकि इसको धर्म का भी चोला पहनाया जा रहा है, तो हमने वो नंबर्स भी निकाले हैं कि कितने अलग अलग धर्मों के लोगों का एनकाउंटर हुआ है। तो 19 ब्राह्मण भी हैं, 19 ठाकुर भी हैं, 16 जाट और गुर्जर भी हैं, 16 यादव भी हैं, 13 दलित भी हैं, 2 सिख भी हैं, 64 मुस्लिम भी हैं, जो 208 अपराधी अब तक एनकाउंटर में मार्च 2017 से मारे गए हैं। आपका क्या टेक है इस पर? की हैसियत से बोल रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। मेरा जो पुलिस का एक्सपीरियंस है 36-37 इयर्स का, उसके आधार पर कह रहा हूं। जो भी रूलिंग पार्टी होती है, सत्ताधारी दल होता है, उनका पूरा विश्वास पुलिस विभाग में होता है, एसटीएफ में होता है। एसटीएफ का गठन कल्याण सिंह जी के समय में हुआ, तब से लेकर उत्कृष्ट कार्य एसटीएफ करती आ रही है। मेरा हमेशा मानना है अपोजिशन का काम है, जब भी कोई इस प्रकार की घटना हो जाए, बहराइच टाइप का कांड हो जाए, तो उसमें पुलिस की आलोचना करना, लॉ एंड ऑर्डर की आलोचना करना, स्टेट गवर्नमेंट की आलोचना करना, ये उनका अधिकार है। ये अधिकार पुलिस का है, वहां के प्रशासन का है कि सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसी घटनाओं में की जाए जिससे कि जो अराजक तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ने ना पाए। पुलिस विभाग है, विभाग हैं, और जो सामान्य नागरिक हैं, कानून पसंद नागरिक हैं, उनका मनोबल कतई भी टूटने ना। ये जो कार्रवाई हुई है, 5 अरेस्ट हुई हैं, बहुत अच्छी अरेस्ट हैं। कल ये बात उठ रही थी कि अभी तक नेपाल कैसे भाग गए और क्यों नहीं अब तक गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी गिरफ्तारी हुई, ठीक है। एक सवाल और है जैन साहब मेरा आपसे, क्योंकि आपका ऑडियो बहुत आज ब्रेक करके आ रहा है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। एक पुलिस वाला जो ऐसे किसी भी एनकाउंटर में इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ होती हैं, उसको किस तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है? अगर वाकई हम ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, तो उस पुलिस वाले का खुद का भी तो एक करियर है। उस करियर में किस तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स का सामना हर एनकाउंटर के बाद किसी पुलिस वाले को करना पड़ता है? मिस्टर जैन, देखिए, सबसे पहले तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी को फेस करना होगा। सेकंड, जब एनकाउंटर होता है और उसमें फाइनल रिपोर्ट लगती है, फाइनल रिपोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंसर्निंग के कोर्ट में भेजी जाती है। वहां पर उस पर जिरह होती है, सब पक्षों को सुना जाता है और फाइनल रिपोर्ट तभी एक्सेप्ट होती है जबकि जज इस बात से मुतमईन रहते हैं कि इसमें कोई हैंकी फैंकी नहीं है। एनएचआरसी की जांच अलग चलती है, बीच बीच में कोर्ट्स में भी लोग पिटीशन फाइल करते हैं, उसमें भी अलग से जवाब देना होता है। ये एक बड़ी दुर्गुह प्रक्रिया है जिससे कि पुलिसकर्मी गुजरते हैं। मेरी बहुत से पुलिसकर्मियों से आफ्टर रिटायरमेंट बात हुई है, कोई एनकाउंटर में इंटरेस्टेड नहीं रहता है। और जब तक ये लीगल प्रोसीडिंग्स चलती है, क्या उनके प्रमोशंस होते हैं, रूटीन प्रमोशंस? क्या नहीं, प्रमोशंस होते हैं, पर जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन था पहले उत्तर प्रदेश में, वो कई वर्ष 8-10 साल पहले समाप्त कर दिया गया है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किसी को नहीं मिलता है। गैलेंट्री मेडल तो एमएचए की कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, गैलेंट्री मेडल। जल्दी से आप एक एक रिएक्शन लेने दीजिए। अनुराग जी, धन्यवाद आपका। अनुराग जी, सिर्फ 30-30 सेकंड में बोलना होगा, बोलिए। हाँ, देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रोगंडा फैलाती है। पहले तो नाखून लुचवा रही थी, आज डिबेट में कह रहे, मैंने कहा जिनके ट्रैक्टर जले, ट्रॉली जली, घर जला, मकान जले, जिनकी गाड़ियां जली, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ अन्याय हुआ है तो उसको जोड़ रहे हैं किससे? जिसको गोली लगी। ये बीजेपी है, ये माहौल को खराब करना चाहती है। ये चाहती नहीं कि यहाँ पे किसी तरह से भाईचारा रहे। ये माहौल के अंदर में बजाय ये जिम्मेदारी समझते नहीं, इनके लिए सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, नफरत की राजनीति करके सत्ता पाना। लेकिन राम गोपाल मिश्रा की हत्या को भी ट्रिवियलाइज नहीं होना चाहिए। शहजाद जी, छोटा सा जवाब।
देखिए, सुप्रिया ने एक मेरा अलेजेड ऑडियो वीडियो सुनाने का प्रयास किया। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस में जब था, मैंने तो बोला था कि कांग्रेस वाले हमें स्क्रिप्ट देते थे कि देना है गाली मोदी को ताकि आपको आगे बढ़ना है। ये आज आप शायद देती होंगी, क्योंकि जब चैनल में थी तब तो अलग लाइन लेती थी आप। छोड़ दीजिए, नक्सली को शहीद आपने बोला, ये आपने स्वीकारा। आपकी नेता तब रोई जब बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ। और मैं सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। सुप्रिया जी, टाइम खत्म हो गया है। खैर, इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज।